Also, the image size varies with the refractive state of the patient's eye, the image being smaller in the hypermetrope and larger in myope than in emmetrope. ठीक हो गया। फील्ड ऑफ व्यू में क्या कहा था कि हाइपरोप में जो है वो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू था, मायोप में कम फील्ड ऑफ व्यू था, और उसके दरमियान में क्या था, इमेट्रोप था, जिनका इन दोनों के दरमियान में फील्ड ऑफ व्यू आता है, यानी कि हाइपरोप से कम और मायोप से ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू इमेट्रोप में होगा। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब वो बात तो खत्म हो गई, अब इमेज की बात में आ रहे हैं। अब उल्टा हो गया, मायोप में लार्ज इमेज बनेगी और हाइपरोप में स्मॉल इमेज बनेगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। हाइपरोप में स्मॉल इमेज बनेगी और मायोप में लार्ज इमेज बनेगी। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी इमेज मायोप में बनेगी, फिर उससे कम इमेज जो है ना इमेट्रोप में बनेगी, और फिर सबसे ज्यादा छोटी इमेज जो है वो हाइपरमेट्रोप में बनेगी। ये बात इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हो कि देखो हाइपरोप में लार्ज फील्ड ऑफ व्यू है, तो इसका मतलब है कि स्मॉल स्मॉल चीजें दिखाई दे रही होंगी, तभी तो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू है। और मायोप में जो हमने पढ़ा था कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, कम होता है। कम होता है, कम इसलिए होता है ना कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा इनलार्ज मैग्नीफाइड दिखाई दे रहा होता है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। तो ये सिस्टम यहाँ पर हो रहा है। ठीक हो गया, दो अलग अलग बातें की गई हैं लेकिन मकसद एक ही है। However, the construction in figure 14.6 take no account of the ability of the observers to focus the beam of light reflected from the patient retina onto his own retina. In the case of emmetropic observer viewing and फिर से पढ़ लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर की एबिलिटी है फोकस करने की, जो लाइट बीम आ रही है पेशेंट की आई से, वो एबिलिटी नहीं रख रहा। चलो आगे देखते हैं ना। इन द केस ऑफ इमेट्रोपिक ऑब्जर्वर, अगर आपके पास जो पेशेंट जो ऑब्जर्वर है वो इमेट्रोपिक है, ठीक है, और पेशेंट भी इमेट्रोपिक है, यानी कि दोनों की आई में रिफ्लेक्टिव एरर नहीं है, कोई खराबी नहीं है। ठीक है, द रेज ऑफ लाइट लिविंग द पेशेंट्स आई आर पैरेलल। जो रेज ऑफ लाइट पेशेंट की आई से भी आएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एंड आर देयरफॉर फोकस्ड ऑन द ऑब्जर्वर्स रेटिना विदाउट एनी अकोमोडेटिव एफर्ट और द यूज ऑफ द करेक्टिंग लेंस। आसान अल्फाज में बता देती हूँ कि पेशेंट भी इमेट्रोप है और जो ऑब्जर्वर है वो भी इमेट्रोप है। पेशेंट की आई से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई हैं और पैरेलली पड़ गई हैं ऑब्जर्वर की आई के अंदर। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट में तो ये खासियत है कि वो रेटिना के ऊपर बन जाती है, तो फिर रेटिना के ऊपर इमेज बन गई। पेशेंट ऑब्जर्वर को जो है पेशेंट का रेटिना जो फंडस है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसलिए जो ऑब्जर्वर है उसको एकोमोडेशन की जरूरत नहीं है, ना ही करेक्टिव लेंसेज की जरूरत है। इज इट क्लियर? अभी इमेट्रोपिक में तो ये बात खत्म हो गई। अब हाइपरमेट्रोपिक में क्या होगा? इफ द पेशेंट इज हाइपरमेट्रोपिक डिवाइजिंग। अब आगे सारी कंडीशन में आप लोग ये दिमाग में रखो कि जो ऑब्जर्वर है वो इमेट्रोपिक है, ठीक है, लेकिन पेशेंट जो है अभी वो हाइपरमेट्रोपिक हो गया। यहाँ पर देखें ये क्या हो गया, पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक हो गया है। तो हाइपरमेट्रोप्स में तो आप लोगों को पता है कि जब पेशेंट से बीम ऑफ लाइट आएगी वो डाइवर्जेंटली आएगी। डाइवर्जेंट मतलब ऐसी बहुत खुला होके जो आती है, रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज मतलब बिखर के आती है, ठीक है, बिखरी हुई लाइट को आप लोग इमेजिन करें। तो जब वो आ रही है बिखरी हुई लाइट कैसे होती है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एरोस के थ्रू बता देती हूँ। लाइक एक ऐसे जा रही है और जो दूसरी है वो ऐसे जा रही है, ऐसे ये डाइवर्ज होके जा रही है। फिर इसके अलावा एक दूसरी चीज भी बता देती हूँ। आई तो बना लूँ, यहाँ पर देखती हूँ बनानी आती भी है कि नहीं। यहाँ पर ये देखिए ये आई बना ली है मैंने, ठीक है। यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद लाइट गई थी ना ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट उसमें तो पैरेलल आ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुई, ऐसे आ रही हैं कि डाइवर्ज हो रही हैं। तो ये मैंने बहुत आगे से बना लिया, लेकिन यहाँ पर ऐसे बना लेते ना तो ज्यादा अच्छा था। ऐसे डाइवर्जिंग लाइट रेज जो है ना वो आएंगी, ठीक है, ये पेशेंट की आई है। और अब लाइट रेज कहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर जो एक दूसरी आई भी तो है ना ऑब्जर्वर की आई है, इसके अंदर जाएंगी ऐसे डाइवर्जिंगली, ठीक हो गया। इमेट्रो जो हाइपरमेट्रोप है उससे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट आएगी, और फिर क्या होगा, जो इमेट्रोपिक ऑब्जर्वर है उसमें आ गई। अब वो डाइवर्जिंग रेज है तो उसमें तो कैपेबिलिटी है वो अच्छा दूर तक जाए, तो फिर वो दूर तक जाएंगी तो जो ऑब्जर्वर है उसके रेटिना के पीछे पड़ जाएंगी। फिर से बता देती हूँ ताकि तुम लोगों के दिमाग में जो है ना आप लोगों की सही से बैठ जाइए। देखो ना ये ऐसे जब आ रही है ना, ऐसे डाइवर्जिंगली आ रही है ना ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही है। तो ये जो रेटिना है ना, ये रेटिना है पेशेंट का, ठीक है। ये मैंने आई बनाई हुई है सर्कल की तरह, ऐसे होती नहीं है लेकिन थोड़ा इशू है यहाँ पर। तो यहाँ पर पड़ गई है। अब यहाँ पर पड़ गई है तो अब हमने तो इस ऑब्जर्वर को हाइपरमेट्रोप बना दिया, तो अब ये अकोमोडेट करके इसके फोकस को आगे रेटिना पे लाएगा,
ताकि क्लियर नजर आए। क्योंकि इसलिए रेटिना पिलाएगा क्योंकि अगर पीछे हो ना तो फिर उसको जो ये वाली आई थी ना, ये एग्जामिनर की जो आई, पेशेंट की जो आई थी और जो ये इल्यूमिनेटेड रेटिना था, ये जो फंडस था, ये इसको ब्लर दिखाई देगा, फिर तो कोई फायदा नहीं है एग्जामिनेशन का जब आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा। तो एकोमोडेशन वगैरह करके उसको आगे लाएगा। और इसके अलावा दूसरी बात भी आगे करेंगे कि एकोमोडेशन और इसके अलावा हाइपरमेट्रोप है ना, तो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस यूज करेगा, कोरेक्टिव कन्वेक्स लेंस यूज करेगा। ऐसे होता नहीं है लेंस, लेकिन बस इतना आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर फोकस को आगे लाएगा जिसकी वजह से ये जो फंडस है जो ब्लर दिखाई दे रहा था अभी सही दिखाई देगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक बार रिकॉल कर दूं फिर से, हाइपरमेट्रोप का जो इल्यूमिनेटेड रेटिना है पेशेंट का, उससे डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट आएंगी जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑब्जर्वर है उसको क्या होगा कि हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। मींस टू से इमेज जो है वो रेटिना से पीछे बन जाएगी जिसकी वजह से उसको ब्लर दिखाई दे रहा था। तो ब्लर तो नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि एग्जामिन कर रहा है, उसको क्लियरली दिखाई देना चाहिए। तो उसको आगे लाने के लिए रेटिना पे वो एकोमोडेट करेगा या फिर कोरेक्टिव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेगा जिसकी वजह से उसको क्लियर दिखाई देगा। अब क्या कह रहे हैं कि फिगर 14.8a is based on figure 14.6b, but the pencil of light around the ray which passes through and note the observer nodal point has been added to show that the point x dash and y dash क्या, ये वाली इमेजेस जो है ना, बस इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। यही बता रहा है कि इमेट्रोपिक में पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती हैं और ऑब्जर्वर के रेटिना के ऊपर फोकस हो जाती है। हाइपरमेट्रोप में पैरेलल रेज ऑफ लाइट नहीं होती, डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट होती हैं और ऑब्जर्वर के रेटिना से पीछे पड़ जाती हैं जिसकी वजह से वो एकोमोडेट करता है, करेक्टिव लेंसेज यूज करता है ताकि उसको ब्लर नहीं क्लियर दिखाई दे। इसी तरह मायोपिक पेशेंट तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये सारी वो कंस्ट्रक्शन की बातें फिगर में बता दी गई है। फिर कहते हैं फिगर 14.6 भी इज रियली अ ब्लर सर्कल। तो वही वाली बात बता दिया ना कि पीछे पड़ रही थी तो वो ब्लर बन रही थी, ऑब्जर्वर के रेटिना के बिहाइंड पड़ रही थी, तो एकोमोडेट उसने किया। वो 10 बार मैंने ये बता दिया, होप सो कि समझ आ गई होगी। अब आगे चले जाते हैं। लाइकवाइज एन इमेट्रोपिक ऑब्जर्वर, अच्छा फिर कह रहे हैं कि जो एग्जामिनर है, ऑब्जर्वर है, जो प्रैक्टिशनर है वो इमेट्रोपिक है, यानी कि उसके आई में कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, लेकिन जो पेशेंट है उसके आई में मायोपिया है, यानी कि उसको जो है दूर का सही से दिखाई नहीं देता। तो अब मायोपिक आई से जो रेज ऑफ लाइट निकल के आएंगी ना, वो कन्वर्जिंग लाइट्स होंगी। तो वो कन्वर्जिंग लाइट होंगी तो एग्जामिनर के रेटिना से आगे फोकस हो जाएंगी। फिर से मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके बता देती हूँ, ड्राइंग तो अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आइडिया हो जाता है। ये वाली एक आई है, ये कौन है, ये पेशेंट है, और ये कौन है, ये ऑब्जर्वर की आई है। ये सर्कल्स बना रही है, अच्छा ये ऐसे आई होती है, असल में ऐसे होती तो नहीं है लेकिन इमेजिनेशंस में मैं, मतलब लेट्स सपोज मैं आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ। तो यहाँ पर अभी जो रेज ऑफ लाइट आती है ना, वो ऐसे आती हैं कि ऐसे कन्वर्जिंगली आ जाती हैं। तो वो कन्वर्जिंगली ऐसे जा रही होती है ना, तो यहाँ पर फोकस हो जाएंगी ऐसे। लेट्स सपोज ये इल्यूमिनेटेड रेटिना है, इससे रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर आ गई। अब क्या हो गया कि ये तो एग्जामिनर है ना और ये वाला जो है ये पेशेंट है। तो अब फिर से जो फंडस है वो एग्जामिनर को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे कनकेव लेंस यूज करेगा। कनकेव लेंस तो आप लोगों को पता है ना, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे 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 तो नहीं होता लेकिन चले खैर ऐसे होता है, ठीक है। ये कनकेव लेंस माइनस लेंस को कहते हैं। ऊपर जो कन्वेक्स लेंस था ना वो प्लस लेंस को कह रहे थे, क्योंकि हाइपरोपिया में पावर कम होती है इसलिए प्लस लेंसेज देते हैं, और मायोपिया में पावर ज्यादा होती है तो इसको ये माइनस लेंस देते हैं उसकी पावर को कम करने के लिए। तो अभी ये हम लोगों ने आर्टिफिशियली इसको मायोप बना दिया ना। अच्छा सही है, मैं ये बात कर रही थी कि जो मायोप है उसमें पावर ज्यादा होती है तो उसको कम करने के लिए कनकेव लेंस देते हैं। तो फिर इसको ये फोकस को कहाँ ले आएगा, पीछे रेटिना के ऊपर ले आएगा, जिसकी वजह से जो इल्यूमिनेटेड वो है ना पेशेंट रेटिना, उसकी क्लियर इमेज दिखाई देगी। और यार ये तो बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है, मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रही है कि इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन चलें फर्दर प्रोसीड करते हैं ताकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए।
अच्छा, फिर से ये फिगर 14.8 देखो कि हाइपरोपिक पेशेंट में इमेट्रोपिक ऑब्जर्वर और क्या हो रहा है ना, तो वही बात है कि हाइपरोपिक में पीछे बन रही थी तो उसके लिए हमने वो यूज कर लिया था ना, लेंस यूज कर लिया था तो उससे आगे ले आए थे। पर शॉर्ट बात करते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू का तो बता दिया कि हाइपरोप में लार्ज होता है, फिर जो इमेज होती है ना, इमेज साइज, वो मायोप में जो है वो स्मॉल इमेज बनती है। ठीक हो गया। और सॉरी, हाइपरोप में जो है ना स्मॉल इमेज बनती है और मायोप में जो है वो लार्ज इमेज बनती है। तो ये सारी बात यहाँ पर बताई जा रही है। और ये जो मैं स्किप कर रही हूँ ना कि एक्स डैश इज ब्लर सर्कल, ये वही वाली सारी बात है, ब्लर थी उसको फिर आगे ले आए हैं और जिसकी वजह से फंडस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले डायग्राम मैं रिमूव करूँ। अच्छा, आगे जाते हैं। In order to see a clear view of the patient's retina in myope or hypermetropia, it is therefore necessary to use a correcting lenses to bring the image to a focus on the observer's retina. A range of correcting lenses is incorporated in the ophthalmoscope. वही वाली बात बार बार रिपीट की जा रही है कि हाइपरमेट्रोप और मायोप में हमारे पास क्लियर इमेज तो नहीं दिखाई दे रही थी ऑब्जर्वर को, तो उसके लिए उसने करेक्टिंग लेंसेज यूज किए थे। माइनस जो कनकेव लेंसेज थे वो मायोप में और प्लस जो कन्वेक्स लेंसेज थे वो हाइपरोप में यूज किए थे, जिसकी वजह से जो फोकस था और जो इमेज थी वो रेटिना के ऊपर आ गई थी ऑब्जर्वर की, और उसकी वजह से उसको जो फंडस था पेशेंट का वो क्लियरली दिखाई दे रहा था। ठीक हो गया। The correcting lens power should be equal to the degree of the convergence or divergence of the light emerging from the patient's eye। कहते हैं कि convex lens किस पावर का यूज करेंगे और concave lens किस पावर का यूज करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर कितना है। तो आप लेंस प्लेस करेंगे जिसपे क्लियर दिखाई देगा, वो उसका रिफ्रैक्टिव एरर होगा। ठीक है, thus the correcting lenses will render the beam parallel and the emmetropic eye of the observer will form a focused image on its retina XR YR। वही वाली बात करेंगे, फोकस में आ जाएगी इमेज lenses यूज करने के बाद। This focused image can be constructed by drawing the emerging light and the image XY of the XY formed at the patient's far point as before। कहते हैं बात वही है कि पेशेंट के फार पॉइंट पे इमेज को लाना होता है, क्योंकि फार पॉइंट पे भी उसको क्लियर दिखाई दे रही होती है। फार पॉइंट वो फर्देस्ट पॉइंट होता है जिसपे बंदे को क्लियर इमेज दिखाई दे रही होती है। तो असल में मायोप हो या हाइपरोप हो, उसकी इमेज को लाने का मकसद जो है ना फार पॉइंट पे, ताकि क्लियर दिखाई दे ऑब्जर्वर को। अच्छा, वही बात बताई जा रही है ना कि पेशेंट के रेटिना से वो आ जाएगी लाइट अपर्चर से गुजरेगी और जो करेक्टिंग लेंस ऑब्जर्वर ने रख दिया उससे गुजर के रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, नोडल पॉइंट से गुजरेगी और फिर क्या होगा, इमेज बना लेगी रेटिना पे। तो ये सारा कुछ हवा में नहीं हो रहा। अच्छा, ये सारा कुछ हवा में इसलिए नहीं हो रहा, ये सारी मैंने आप लोगों को इमेज दिखाई थी, उसमें हुआ था, मैंने आपको कहा था कि उस इमेज में जो है ना डुबुक्की मार के और खो जाओ ताकि सही से फिर आप लोगों को समझ आ जाए। दोबारा से इमेज दिखा देती, मुझे लगता है सब सो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन यहाँ पर देख लें, यहाँ से जब रेज ऑफ लाइट आएंगी तो अपर्चर से गुजर के जाएंगी। यहाँ पर देखो कनकेव लेंस रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास उसको मायोपिया हो रहा था तो उसको पीछे लेके जाएगा अभी। तो यहाँ पर नोडल पॉइंट से गुजर के जाएगा, पहले से रिफ्लेक्शन होगी लेंस से, फिर नोडल पॉइंट से गुजर के जाएगा और इमेज बना देगा रेटिना के ऊपर। ठीक हो गया, ये बात वहां पर की जा रही है। देखो यहाँ पर सारी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। फिर कह रहे हैं कि जो इमेज है वो हाइपरमेट्रोप में छोटी बनती है, मायोप में बड़ी बनती है और इमेट्रोप में इंटरमीडिएट इमेज बनती है। यानी कि सबसे ज्यादा जो छोटी इमेज होगी वो हाइपरमेट्रोप में होगी, उससे बड़ी इमेट्रोप में होगी और उससे बड़ी जो है मायोप में होगी। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू जो है ना इसके उल्टा होता है, फील्ड ऑफ व्यू हाइपरोप में ज्यादा होता है, मायोप में कम होता है और इमेट्रोप में इंटरमीडिएट होता है। ठीक हो गया। चले मैं आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर देखो। अच्छा, अभी मैं क्या कह रही हूँ, लिख के बता देती हूँ, लिख के ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हाइपरोप लिखा मैंने। हाइपरोप में क्या होती है, सबसे लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होती है। देन इमेट्रोप, फिर इमेट्रोप में लार्ज इमेज होती है। देन मायोप। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि मायोप में सबसे स्मॉल इमेज, सॉरी फील्ड ऑफ व्यू की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं हाइपरोप में सबसे लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होती है। देन इमेट्रोप, इमेट्रोप में लार्ज इमेज होती है। देन मायोप। लेकिन इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि मायोप में जो है, मैं बार बार इमेज कह देती हूँ। अच्छा, ये फील्ड ऑफ व्यू की बात मैं कर रही हूँ। मायोप में जो है फील्ड ऑफ व्यू कम होती है एज कम्पेयर टू इमेट्रोप, और फिर इमेट्रोप में जो है फील्ड ऑफ व्यू कम होती है देन हाइपरोप। तो ये फील्ड ऑफ व्यू की मैं बात कर रही थी। अब इसका किस्सा खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जो दूसरी बात उस टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो दूसरी बात हम क्या डिस्कस कर रहे थे
इमेज साइज का बता रहे थे कि हाइपरोप में छोटी इमेज होती है, देन इमेट्रोप, और इमेट्रोप में फिर कहते हैं कि छोटी इमेज होती है, देन मायोप। तो इसको अगर इन्वर्सली ऐसे पढ़ा जाए कि मायोप में सबसे लार्ज इमेज होती है, देन इमेट्रोप, और इमेट्रोप पे लार्ज इमेज होती है, देन हाइपरोप, यानी कि इसमें स्मॉलर इमेज हो गई और इसमें जो है लार्जर इमेज हो गई। ठीक हो गया, इसमें लार्जर इमेज हो गई और इसमें इंटरमीडिएट इमेज हो गई। आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही होंगी बातें। जहां से नहीं समझ आए फिर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें और मैं आंसर फिर कर दूंगी। फर्दर प्रोसीड कर लें। ओके, फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने सारा कर लिया। ठीक हो गया। बाय द यूज ऑफ द करेक्टिव लेंस रिड्यूसेस द डिस्क्रिपेंसी इन साइज। कहते हैं ये डिस्क्रिपेंसी जो है ना, यानी कि जो फर्क आ रहा है साइज में, जब करेक्टिव लेंसेज कॉन्केव और कन्वेक्स यूज करेंगे ना उसके बाद फिर सेम हो जाएगा साइज। ठीक है। If the patient and the observer's anterior focal point coincide and the corrective lens is placed at the point, the observer's image is the same size regardless of whether the patient is hypermetropic, emmetropic or myopic. However, these conditions are rarely fulfilled in practice. कहते हैं अगर पेशेंट का और जो ऑब्जर्वर का फोकल पॉइंट है एंटीरियर वो कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक ही जगह पे वो, लेट सपोज फिर से आई बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक हो गया। ये एक आई है और ये दूसरी आई है। ठीक है। तो इसका जो फोकल पॉइंट है वो भी यहाँ पर है और इसका जो फोकल पॉइंट है वो भी यहाँ पर है। तो कहते हैं यहाँ पर करेक्टिव लेंस रख दें तो फिर जो है ना हाइपरमेट्रोप, मायोप और इमेट्रोप में सेम साइज की इमेज बनेगी, कोई फर्क नहीं होगा इमेज में। ठीक हो गया। ये बात बताई जा रही है। लेकिन कहते हैं ये रियरली, ये आइडियल कंडीशन है, ये रियरली होती है। फिर क्या, कौन सी बात आ गई हमारे पास? फिर हमारे पास ये बात आ गई द मोर स्मॉलर इमेज साइज। अभी यहाँ पर देखो नहीं कि किसमें स्मॉलर साइज है, तो मुझे पता है कि हाइपरमेट्रोप में है। चलो सही है, हाइपरमेट्रोपिक आई में हो गया। द स्मॉलर इमेज साइज व्हेन अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज एग्जामिन्ड अकाउंट्स फॉर द रिलेटिवली स्मॉल इमेज सीन इन फेकिया एज कंपेयर्ड विद द इमेट्रोपिया। कहते हैं फेकिया में भी पावर हमारे पास कम होती है तो उसमें इमेज छोटी बनती है। ठीक है, इमेट्रोपिया से relatively small image seen in aphakia as compared with that in emmetropia. सही हो गया। Referring back to figure 14.3 reminds us that the fields of view is wider in hypermetropia. फिर से वही बात कर रहे हैं कि field of view जो hypermetropia में ज्यादा होती है। Thus when examining very hypermetropic eyes, a small image of a wider field of view is seen and the whole fundus can be extended quickly. बार बार मैं बता रही हूँ कि फील्ड ऑफ व्यू हाइपरोप में ज्यादा होती है क्योंकि इसमें इमेज जो है वो छोटी दिखाई दे रही होती है, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है वो क्विकली स्कैन कर लेता है, फंडस को एग्जामिन कर लेता है। फिर कहते हैं कि लार्ज साइज इमेज होती है मायोपिक आई में। ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो फील्ड ऑफ व्यू होती है वो कम होती है कंपेयर विद एन इमेट्रोपिक आई। ये कंपैरिजन हम इमेट्रोपिक आई से करें, मतलब इमेट्रोपिक आई में अगर हमारे पास 6 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू है ना तो फिर मायोपिक आई में उससे कम होगी, यानी कि 5 होगी, 4 होगी, जितनी भी होगी। ठीक है। फिर कहते हैं फिगर 14.3 रिजल्ट्स इन द ऑब्जर्वर सीइंग अ मैग्नीफाइड बट रिस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द फंडस, myopic fundus. Also in axial myopia the eye itself is bigger than an emmetropic eye. कहते हैं जब axial myopia होता है तो आई जो है वो emmetropic eye से बड़ी भी हो जाती है। Thus it is difficult to examine a myopic fundus using the direct ophthalmoscope because the field of view is so small compared with the size of the fundus. इसमें ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से हम मायोपिक पेशेंट की आई को एग्जामिन नहीं कर सकते, बल्कि ये कहते हैं कि मुश्किल होता है एग्जामिनेशन में क्योंकि क्विकली हाइपरमेट्रोप की तरह ये हमारे पास फंडस का व्यू नहीं देता, क्योंकि इसमें हमारे पास एक तो एक्सियल मायोपिया हो तो उसमें तो या भी साइज बड़ा होता है फंडस का, और एक तो ऑप्थेल्मोस्कोप से मायोपिया में फील्ड ऑफ व्यू छोटा होता है और इमेज साइज बड़ी होती है, तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल होता है फंडस को क्विकली एग्जामिन करना। फिर कहते हैं द व्यू ऑफ द फंडस व्हेन सीन थ्रू द डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप इन हाई डिग्रीज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया इज सो डिफरेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक दैट द डिफेक्टिव स्टेट ऑफ द आई इज बिट्रेड टू द ऑब्जर्वर। कहते हैं इसके अलावा जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर है वो भी इन्फ्लुएंस करता है किसको, ऑफ्थेल्मोस्कोपी। सिंपल अल्फाज में यूं कह लें कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो बहुत हाई होना, तो उससे क्या होता है कि एग्जामिन जो है ना वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि हाइपरोपिया या मायोपिया, तो उस केसेस में भी जो है ये डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप इतना यूजफुल नहीं है।
This disparity of appearance can be made use of when the refractionist cannot interpret the dull and indistinct reflex seen during retinoscopy and high degrees of emmetrope. इसी तरह जैसे बहुत ज़्यादा हाई डिग्री में रेटिनोस्कोपी का रिफ्लेक्स जो है ना बहुत वो आ जाता है, डल आ जाता है, इसी तरह ऑफ्थल्मोस्कोपी में भी होता है. फिर कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू सिक्योर अ परफेक्ट व्यू ऑफ द फंडस ऑफ एन एस्टिग्मेटिक आई बिकॉज द ओनली करेक्टिव lenses in the ophthalmoscope are spherical. It is thus only possible to correct one meridian at a time. If the degree of astigmatism is high, the difference in image size due to the disparity of the dioptric power of the eye in the two principal meridians causes distortion of the image and the optic disc appear oval. जो भी पढ़ लिए दिमाग के ऊपर से तो गुजर गया होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ कि कहते हैं कि हाइपरोपिक आई में और मायोपिक आई में तो डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी से हम लोगों ने फंडस की एग्जामिनेशन कर ली, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में हम नहीं कर सकते क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म में जो दोनों मेरिडियन होते हैं ना कॉर्निया के, मेरिडियन असल में कहते हैं कर्व्स ऑफ द कॉर्निया को, ठीक हो गया, जो दो होते हैं एक वर्टिकल और एक जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं, तो उसमें पावर डिफरेंट होती है. और हालांकि हमारे पास जो लेंसेज इनकॉर्पोरेट हुए हैं ना जो यूज हो रहे हैं ऑफ्थल्मोस्कोपी वो स्फेरिकल होते हैं, तो स्फेरिकल मेरिडियन तो हम ठीक कर लेंगे, मतलब स्फेरिकल जो पावर होगी, लेकिन सिलेंड्रिकल पावर तो ठीक नहीं कर सकते. तो इस वजह से हमारे पास डिस्टोर्शन डिस्पैरिटी वगैरह प्रोड्यूस होती है, एब्रेशन वगैरह होती है, और जो डिस्क है हमारे पास वो ओवल शेप का दिखाई देता है इंस्टेड ऑफ द राउंड शेप, और जो उसकी मतलब शेप है स्फेरिकल वगैरह. Thus far it has been assumed that the observer is emmetropic. कहते हैं अभी तक जो हम सारा पढ़ रहे थे, एग्जामिनेशन कर रहे थे हाइपरमेट्रोप पेशेंट की या मायोपिक पेशेंट की या इमेट्रोपिक पेशेंट की, उसमें ये था कि जो ऑब्जर्वर था वो इमेट्रोपिक था कि उसकी आई में रिफ्लेक्ट वगैरह नहीं था, क्योंकि इसलिए ऐसे कर रहे थे. लेकिन 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 अगर रिफ्लेक्टिव एरर जो है वो इस तरह से है कि मतलब पेशेंट के साथ साथ जो ऑब्जर्वर है उसको भी रिफ्लेक्टिव एरर है, तो अब क्या करेंगे, अब दो तरीके हैं, या तो स्पेक्टिकल उतार ले एग्जामिनर, यानी कि अपने ग्लासेस उतार ले और ऑफ्थल्मोस्कोप के जो अपने लेंसेज है ना वो यूज करे, ठीक है, क्लियर व्यू ऑफ द फंडस देखने के लिए. द एप्रोप्रिएट लेंस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ हिज ओन एंड द पेशेंट्स रिफ्रैक्टिव एरर. कहते हैं और कौन सा लेंस प्लेस करे, जो उसके एरर का और जो पेशेंट का एरर है उसका सम हो, यानी कि पेशेंट में अगर +2 हाइपरोपिया था और एग्जामिनर में +3 है तो इन दोनों को सम अप करके +5 का वो लेंस यूज करेगा, ठीक है, ऑफ्थल्मोस्कोपी करने के लिए. एक तो ये मेथड हो गया कि ग्लासेस उसने उतार ली. अब आगे जाते हैं, आगे फिर क्या कहते हैं कि अल्टरनेटिवली ही कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट विद हिज ग्लासेस ऑन. कहते हैं ऑफ्थल्मोस्कोपी अगर वो ग्लासेस लगाए हुए फिर भी कर सकता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होगा, जो डिमेरिट है वो क्या होगा. हाउएवर हिज फील्ड ऑफ व्यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड एज द साइट होल इन द मिरर विल बी फर्दर फ्रॉम हिज हाइट. कहते हैं कि ग्लासेस पहननी है, अब जो साइट होल है ना, मिरर का जो साइट होल है वो उसकी आई से दूर चला जाएगा, तो फिर हमारे पास जो फील्ड ऑफ व्यू है ना वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगी, यानी कि छोटी फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देगी. द पेशेंट रिफ्रैक्टिव एरर कैन बी रफली जज्ड बाय नोटिंग द पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंसेज यूज्ड. कहते हैं पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर रफली जज कर सकते हैं हमने जो करेक्टिंग लेंस यूज किया ना उसकी मदद से. दिस हाउएवर अज्यूम्स दैट नीदर पेशेंट नॉर ऑब्जर्वर इज अकोमोडेटिंग. लेकिन तब जब पेशेंट भी अकोमोडेट ना कर रहा हो और जो वो है ऑब्जर्वर है वो भी अकोमोडेट ना कर रहा हो. द पोस्टीरियर पोल ऑफ अ हाईली मायोपिक फंडस इज बेस्ट सीन विद द डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप इफ द पेशेंट कीप्स हिज ग्लासेस ऑन. ग्लासेस अगर पहनी हुई है ऑब्जर्वर ने और हाईली मायोपिक फंडस को डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप से चेक करे फिर ठीक है. ग्लासेस के बगैर वो जो इमेट्रोपिक वाला था ना उसमें मायोपिया में मसला आ रहा था, लेकिन अब जब हाई मायोपिक फंडस देख रहे हैं और अपनी ग्लासेस लगाएंगे तो फिर जो है वो पोस्टीरियर पोल जो है वो उसको बेस्ट सीन होगा. द मैग्निफिकेशन ऑफ द पेशेंट्स रेटिना व्हेन व्यूड थ्रू द डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप में भी कैलकुलेटेड. कहते हैं जो पेशेंट का रेटिना दिखाई दे रहा है उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, मतलब कितना मैग्निफाइड दिखाई दे रहा है, वो डायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोप से वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज द सेम एज दैट ऑफ द लूप. ये लूप के बारे में ये फिर कभी पढ़ेंगे. द ऑब्जर्वर इज यूजिंग द डायरेक्टिव पावर ऑफ द पेशेंट्स आई एज द लूप एंड इज thus able to inspect the patient's retina at close quarters. कहते हैं ऑब्जर्वर जो है वो डायरेक्टिव पावर ऑफ द पेशेंट आई यूज कर रहा होता है, ठीक हो गया, एज अ लूप एंड इज thus able to inspect the patient's retina at a close quarters and that is well within his near point of distinct vision and yet see it clearly. Distinct vision किसको कहते हैं, distinct vision
हमारे पास वो नियर पॉइंट जिस पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होता है। तो इस बात का मतलब ये है कि ऑब्जर्वर जो है ना वो पेशेंट आई की पावर यूज कर रहा होता है जब हम ऑप्थेल्मोस्कोप यूज करते हैं। तो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है ना वो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डायोप्ट्रिक पावर ओवर एफ। समझ आ रही है? ये इसकी बात कर रहे हैं, एम इज इक्वल टू एफ बाई 4 की बात कर रहे हैं। आई थिंक हाईलाइटर उधर काम कर रहे हो तो मैं थोड़ा लगा दूंगी इसको। ये क्या है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। एम मैग्निफिकेशन को कहते हैं, एफ डायोप्ट्रिक पावर को कहते हैं और 4 लगाए हुए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की मैग्निफिकेशन ऐसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, इफ ये स्क्राइब, अगर हम लोग ये हासिल कर लें डायोप्ट्रिक पावर जो है वो प्लस 60 डायोप्टर है। ठीक है, डायोप्ट्रिक पावर कितनी है? 60 है। टू द पेशेंट इमेट्रोपिक आई, द मैग्निफिकेशन ऑफ द डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप इज 15, तो फिर क्या होगी? 15 होगी। वो कैसे कैलकुलेट कर लिया इन्होंने? ऐसे सिंपल कैलकुलेट कर दिया ना कि एफ की जगह पे 60 डाल दिया इन्होंने। ठीक है, और नीचे क्या डाल दिया? 4 डाल दिया, मीन टू सी डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। तो 4 कितने जार 60 होता है? 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 2 जार चला गया तो 4 5 जार। तो कहते हैं डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है ई मेट्रोपिक आई के लिए वो कितनी होती है? 15 होती है। ये अगर वहां पर आप लोगों से पूछे पेपर में कि डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की पावर ई मेट्रोपिक आई के लिए कितनी होती है तो आप लोग क्या कहोगे? 15 होती है। द डिग्री ऑफ मैग्निफिकेशन मेक्स द डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप पार्टिकुलरली यूजफुल व्हेन एग्जामिनिंग पेशेंट्स विद रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी किसको कहते हैं? रेटिना में जो ब्लड वेसल्स वगैरह डैमेज हो जाती है ना उसको कहते हैं रेटिनोपैथी, जिसकी वजह से ब्लड विजन दिखाई देती है। फॉर इट अलाउज मोस्ट माइक्रो एन्यूरिज्म टू बी सीन, तो इससे क्या होता है? डायरेक्ट माइक्रो स्कोप में जो रेटिनोपैथी वगैरह हो जाती है तो उससे माइक्रो एन्यूरिज्म यानी कि ब्लड वेसल्स में जो स्वेलिंग वगैरह आ जाती है ना वो दिखाई दे सकती है। हाउएवर सम आर टू स्मॉल, कुछ बहुत छोटे होते हैं कि वो नहीं दिखाई दे सकते। मैनी मॉडर्न डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप इनकॉर्पोरेट, आजकल के जो मॉडर्न डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप्स है ना उसमें क्या हो रहा है कि रेड फ्री फिल्टर होते हैं। रेड फ्री फिल्टर का मतलब जिसमें रेड कलर ना हो, ग्रीन कलर हो। ठीक है, जो ग्रीन कलर को जाने के लिए दे रहा है, काजिंग द माइक्रो एन्यूरिज्म टू शो अप एज अ ब्लैक डॉट्स अगेंस्ट अ ग्रीन बैकग्राउंड। जब ग्रीन फिल्टर डाल दिया, रेड फ्री फिल्टर डाल दिया तो ग्रीन बैकग्राउंड होगा ना, क्योंकि ग्रीन लाइट जा रही है तो उसके ऊपर छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं जो कि माइक्रो एन्यूरिज्म की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस मेक्स देयर डिटेक्शन इजियर, तो इसकी डिटेक्शन क्या हो जाएगी? इजियर हो जाएगी। ये अब हम लोग साफ कर लेते हैं ताकि आगे जो है ना आगे जो है ना वो नहीं हो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ठीक हो गया, ये साफ कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है आप लोगों को कि डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप में रेटिनोपैथी वगैरह देख सकते हैं। जो अगर ग्लासेस वगैरह पहनी हुई हो तो वो देख सकते हैं, क्या कहते हैं, हाईली मायोपिक फंडस वगैरह देख सकते हैं, और माइक्रोन्यूरिज्म रेटिनोपैथी वगैरह देख सकते हैं क्योंकि इसकी मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ सेल्फ इल्यूमिनेटिंग लूप टू एग्जामिन द इंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई। फॉर एग्जांपल लेंस ओपेसिटीज वगैरह भी देखने के लिए मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एग्जामिन कर सकते हैं। लेंस ओपेसिटी कैन बी डायरेक्टली इंस्पेक्टेड थ्रू द प्लस 10 डायोप्टर करेक्टिव लेंसेज, प्लस 10 डायोप्टर करेक्टिव लेंसेज के साथ। अच्छा, ये बात याद रख लो कि लेंस ओपेसिटीज हम देख सकते हैं लेकिन इसके लिए हम लोग हाई पावर लेंसेज यूज करेंगे जैसे प्लस 10 डायोप्टर। तो आज का टॉपिक होप सो कि समझ आ गया होगा। इसमें समझने का बहुत कुछ था लेकिन आप लोगों को होप सो आसानी से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो लाइक कर लें, शेयर कर लें वीडियो को, और डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर लें। और दूसरा ये भी बता दें कि मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए समझाने की। लेक्चर मीन ऐसे लाइन वर्ड बाय वर्ड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप का भी डिलीवर किया जाए या फिर बगैर लाइंस रीड किए हुए सिर्फ कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाए, ये भी बता दें काइंडली। ठीक हो गया। तो लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, उसका आंसर भी कमेंट में दे दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आई या नहीं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे पास जो इमेज साइज है वो हाइपरमेट्रोप में स्मॉल होगा या लार्ज होगा, कमेंट में बता दें। ठीक है, रीकैप दे देती हूँ। इनडायरेक्ट
ऑफ्थाल्मोस्कोप फिर पढ़ेंगे और डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप का रिकैप को जिस तरह फंडस एग्जामिनेशन के लिए, एंटीरियर चैम्बर एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है। फील्ड वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। खैर, हाइपरोप में जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो लार्ज होता है, मायोप में छोटा होता है, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू स्मॉल होता है। इमेज साइज जो है वो मायोप में लार्ज होती है, हाइपरोप में स्मॉल होती है। दो बातें हो गई, एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बता दिया गया था कि f डिवाइडेड बाय 4 यानी कि पावर डिवाइडेड बाय 4। इमेट्रोपिक आई में जो मैग्निफिकेशन है डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप में वो 15 बता दी गई है। फिर ये बता दिया गया था कि हम लोग हाइपरोप्स में डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप से फंडस क्विकली एग्जामिन कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मायोप्स में नहीं कर सकते क्योंकि मायोप में मैग्नीफाइड इमेज और रिस्ट्रिक्टेड फील्ड ऑफ व्यू होता है। तीसरी बात हमारे पास ये की गई थी कि लेंस ओपेसिटीज वगैरह, रेटिनोपैथी वगैरह भी चेक कर सकते हैं, लेकिन लेंस ओपेसिटी के लिए आपके पास पावर कितनी होनी चाहिए? हाई पावर जो लेंस है वो यूज करोगे कोरेक्टिंग +10 डायोप्टर का, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा साइट होल के बारे में पढ़ा कि साइट होल क्या होगा, जिसका साइज छोटा होगा वो साइट होल लिया जाएगा, या तो एपर्चर का होल या फिर जो ऑब्जर्वर का होल है वो लिया जाएगा। पीपल ऑब्जर्वर का होल मीन प्यूपल साइज, जिसका साइज स्मॉल होगा ना उसको साइट होल लिया जाएगा। जो बल्ब की इमेज बन रही है या फिर इल्यूमिनेटेड रेटिना ऑफ द पेशेंट की इमेज बन रही है वो साइट होल से नीचे बनती है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ताकि विजुअल एक्सिस पे ना आ जाए। इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स थे जो मैंने स्किप कर दिए रिकैप में, वो आप लोग कमेंट में बता दें, मुझे भी तब तक याद आ जाएगा। फिर फिल्टर्स के बारे में बताया था कि रेड फ्री फिल्टर यूज करते हैं रेटिनोपैथी वगैरह में, ठीक हो गया, ताकि ग्रीन लाइट जाए और ब्लैक स्पॉट जो दिखाई देते हैं वो माइक्रोन्यूरिज्म कहलाते हैं। फिर फील्ड ऑफ व्यू का ये बताया था कि पेशेंट की पीपल पे भी डिपेंड करता है कि डायलेट होगा तो ज्यादा अच्छी फील्ड ऑफ व्यू होगी लार्ज साइज की। इसके अलावा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर और पेशेंट पे भी डिपेंड कर रहा था फील्ड ऑफ व्यू, कि जितना कम डिस्टेंस होगा उतना अच्छा फील्ड ऑफ व्यू होगा एंड वाइस वर्सा। इसके अलावा साइट होल पे भी डिपेंड करेगा, साइट होल जितना पेशेंट के करीब जाएगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या बनेगी, डिस्टेंस कम हो रहा है ना तो इमेज लार्ज बन रही है। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने रिकेप में इम्पोर्टेंट हो और मैंने मिस कर दिया तो वो भी कमेंट में बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।